बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। वो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर जो वायरल वीडियो था, उस मामले में पुलिस ने अब बड़ा एक्शन ले लिया है। रेलवे ने भी बड़ा एक्शन ले लिया है। पुलिस ने तो मामला दर्ज कर लिया है। रेलवे ने कार्रवाई की है। एक्सप्रेस फूड सर्विसेज कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। ये वीडियो अगर आपने देखा हो जिसमें डस्टबिन उठाकर मारा गया था, बेल्ट युद्ध हुआ था। IRCTC के जो एम्प्लॉयज हैं, एक के हाथ में बेल्ट आपको नजर आ रही है। ये निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। कंपनी का ठेका रद्द करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। कंपनी का ठेका रद्द करने के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना। ये वीडियो देखिए आप। ये बेल्ट युद्ध हुआ था और फिर आप देखें जो कूड़ादान है वो भी उठाकर एक दूसरे पर मारा गया था। ये IRCTC के मामूली कहासुनी सुनी के बाद घेर कर मारा गया। हाथों में बेल्ट, टकराव, जबरदस्त मारपीट। ये करीबन काफी देर तक चलता रहा था। ये सब चारों वेंडरों के ID कार्ड जब्त कर लिए गए हैं। बड़ी खबर है, चारों वेंडर्स के ID कार्ड RPF ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। कल पेंट्री के सहायकों के बीच जो तस्वीरें हैं, मारपीट हुई थी। IRCTC ट्रेन के अंदर पानी का डिब्बा रखने को लेकर था। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और उसके बाद लात, घूंसे, जूठम, पैजार, कूड़ेदान उठाकर मारा गया। बेल्ट युद्ध हुआ, मारपीट हुई। हालांकि इस मामले में किसी भी पक्ष द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई, लेकिन पुलिस जांच कर रही है इस पूरे मसले की। रेलवे ने एक्शन ले लिया है और लिखित रूप से वैसे आपसी सहमति से सुलझाने का दावा भी किया गया बाद में। देखिए आप। ये मामूली कहासुनी हुई थी, जिसके बाद धक्का मुक्की, मारपीट, मल्ल युद्ध, बेल्ट। देखिए बेल्टें मारी गई हैं। ये निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। इससे मुझे याद आ रहा है, इससे पहले एक और ऐसा वायरल वीडियो आया था जो चाट युद्ध हुआ था। वो अगर आपको याद हो, चाट युद्ध जिसको नाम दिया गया था। और आज ये बेल्ट युद्ध है, नया बेल्ट युद्ध है। और इस मामले में अब रेलवे एक्शन में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी खबर, कपिल शर्मा के कितने दुश्मन, वो हिटलिस्ट में क्यों? कपिल शर्मा के कैफे पर फिर से फायरिंग क्यों? सबसे पहले बात इसी की। मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिजोई नेक से। ये जो कपिल शर्मा पे पहले और ये जो फायरिंग किया, इसने सलमान खान को उद्घाटन पे बुलाया था नेटफ्लिक्स के शो पे। और अगली बार जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार, इनको सारों को वार्निंग नहीं देंगे। अब सीधी AK-47 ही चलेगी इनकी छाती पे। और मुंबई में ये वार्निंग है सभी को, छोटे मोटे कलाकारों को, छोटे मोटे प्रोड्यूसरों को, सभी को। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा हमारे को उसको मारने के लिए, हम उसको मार देंगे। ठीक है, अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद की मौत का जिम्मेदार खुद होगा। जय श्री राम, जय बलकारी। ये जो आप वीडियो देख रहे थे ना, फायरिंग वाला, ये ओरिजिनल वीडियो कोई AI वीडियो नहीं था। ये पहली बार देखकर आपको भी लगेगा, एक हम दिखा सकते हैं वीडियो, पहली बार में देखकर आपको भी लगेगा ये कोई AI वीडियो, कोई फिल्मी सीन है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है। ये ओरिजिनल वीडियो है। ये रियल है, रील नहीं है। कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है। कैफे, कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग, बाहर शीशे वगैरह दिखाइए। एक मिनट देखिए आप। आज क्या तारीख है? आज 17 तारीख। ये अभी 16 तारीख, मतलब सुबह 4 बजे के आसपास का है। ये अभी कुछ घंटे पहले हमको भी देखकर लगा संभवतः पहली बार में कुछ एडिटेड है, रिकॉर्डेड है, मॉफ्ड होगा, AI वीडियो है, रील है। अब AI के ज़माने में समझ नहीं आता कौन सा वीडियो असली है, कौन सा नकली। पूरा फैक्ट चेक करना पड़ता है, तभी आपको दिखाते हैं हम। अब पता लगा ये असली वीडियो है।
पूरा फैक्ट चेक हो चुका है, ये रियल है, रील नहीं है, फिल्मी सीन नहीं है। ताबड़तोड़ गोलियां, अंधाधुंध फायरिंग, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या हो गया कि दूसरों को हंसाने वाले कॉमेडी किंग कपिल शर्मा संभवतः डरे सहमे होंगे, परेशान होंगे। बिल्कुल लाजमी सी बात है। मतलब क्यों उनकी जिंदगी में अचानक एक के बाद एक नए गैंगस्टर्स की एंट्री हो रही है। अब कपिल शर्मा अचानक कई गैंग्स की हिट लिस्ट में क्यों आ गए हैं? मतलब तीसरी बार अंधाधुंध फायरिंग हुई है उनके कैफे पर। कनाडा में ये वो तस्वीर, उनके कैफे पर बार बार अटैक्स हो रहे हैं, और फिर इसके पीछे वजह मतलब कुछ और है। पिछले 4 महीने में तीसरी बार फायरिंग हुई है। इस बार हुई, तारीख पड़ी ऊपर 16 अक्टूबर सुबह 4 बजे। इस बार अच्छा, हर बार होता है वीडियो आ जाता है, इस बार भी वीडियो आया फायरिंग का, वायरल कराया। सोशल मीडिया पर फायरिंग की तस्वीरें अवेलेबल हैं, आप भी देख सकते हैं। कनाडा पुलिस की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, पुलिस क्या कह रही है, ऑफिशियल वर्जन। कल सुबह 4 बजे कैफे पर फायरिंग हुई तो कई कर्मचारी कैफे के अंदर थे। ये देखिए आप, शीशा भी टूटा है जब फायरिंग हुई है, जो बाहर की तरफ शीशे हैं वो टूटे हैं। कोई गाड़ी में आया, फायरिंग की और चला गया। कुछ सेकंड या 4 से 5 सेकंड, 3 से 4 सेकंड का वीडियो है। पुलिस कह रही है अंदर कर्मचारी थे, कैफे को नुकसान हुआ। अच्छी चीज ये है, सब सेफ है, किसी को कोई चोट नहीं आई है किसी तरह की। लेकिन कपिल शर्मा जो कैफे जो आप देख रहे हैं वो है कैप्स कैफे, उनके कैफे का नाम है कैप्स कैफे, जिस पर फायरिंग की जिम्मेदारी कुलबीर सिद्धू नाम के एक गैंगस्टर ने ली है। कुलबीर सिद्धू, उसने सोशल मीडिया पर दावा किया कि सारे कैप्स कैफे पर गोलीबारी उसने और गोल्डी ढिल्लों ने की है। कुलबीर सिद्धू, गोल्डी ढिल्लों। इन गैंगस्टर्स ने कहा कि उनका आम जनता से या पब्लिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। कह रहा है लेकिन जो लोग अवैध काम करते हैं, लोगों से काम करवाते हैं, पैसे नहीं देते हैं। अभी हमें कुछ भी नहीं पता इस बारे में, क्या कपिल शर्मा ने ऐसा कुछ किया, नहीं किया, क्या है इनकी क्या दुश्मनी है, कपिल से क्या दुश्मनी किसी की हो सकती है साहब, वो दुनिया को हंसाते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर काम करा लेते हैं, पैसे नहीं देते हैं तो वो तैयार रहें। जो भी बॉलीवुड में धर्म के खिलाफ बोलते हैं वो भी तैयार रहें, गोली कहीं से भी आ सकती है। जो धर्म के खिलाफ बोलते हैं वो तैयार रहें, गोली कहीं से भी आ सकती है। तीसरी बार फायरिंग हुई है। अब देखिए, कुछ का दावा है कि ये क्या हो सकता है, हमें नहीं पता साहब, ये वसूली की साजिश हो सकती है, एक्सटॉर्शन में भी। अब क्या वाकई ऐसा है या फिर वजह कुछ और है? एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, समझिएगा। अब तक मैंने आपको बताया 3 बार फायरिंग हुई, 3 बार। फायरिंग की तीनों घटनाओं के पीछे अलग अलग कारण और अलग अलग गैंगस्टर्स का नाम सामने आया। अब एक्सटॉर्शन होता तो 1, 2, 3 रीजन अलग, हर बार फायरिंग रीजन अलग, हर बार फायरिंग गैंगस्टर अलग। इसलिए भी लगता है साहब कि कपिल के इतने दुश्मन कैसे बन गए। मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, उनसे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। मतलब वो अचानक से इतने गैंगस्टर्स के हिट लिस्ट में क्या आ गए तो क्यों आ गए? बार बार कैप्स कैफे ही क्यों, कनाडा ही क्यों, कपिल ही क्यों? अच्छा, इन सवालों का जवाब ढूंढना अब तक इसलिए मुश्किल है साहब क्योंकि कनाडा पुलिस अब तक तीनों हमलों में एक भी आरोपी को गिरफ्तार ही नहीं कर पाई है। एक भी नहीं पकड़ा गया, एक भी नहीं। अब मैं आपको एक बार सीक्वेंस समझा देता हूं, क्रोनोलॉजी क्या हुआ अब तक। कपिल शर्मा के कैफे पर ना, देख पढ़िएगा आप, नीचे कारण भी है और कब कब कहां का क्या हुआ। पहला देखिए 9 जुलाई, पहला 12 राउंड फायरिंग की थी, 12 राउंड वीडियो आया, बॉडी कैमरा पहनकर वीडियो बनाया, वायरल किया। जिम्मेदारी ली थी तब बब्बर खालसा, खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने जिम्मेदारी ली। कहा गया यह हमला इसलिए क्योंकि कपिल शर्मा ने शो में निहंगों की वेशभूषा का मजाक उड़ाया। चलिए, वो एक रीजन दिया गया वहां पर, निहंगों का मजाक उड़ाया, उनकी वेशभूषा का मजाक उड़ाया, बब्बर खालसा पहला। बीच में देखिए, बीच में 7 अगस्त, यहां क्या हुआ, इसकी जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई ने ली। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने यहां क्या बताया कि कपिल शर्मा अपने शो में सलमान खान को बुलाएंगे, सलमान खान को बुलाया।
इसलिए सलमान खान से जुड़े किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। ये सलमान खान वाला रीजन दिया, पहले निहंगों का अपमान बताया, अब तीसरा ये अभी लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट 16 अक्टूबर, तीसरा अटैक कल 16 अक्टूबर को हुआ सुबह 4 बजे। इस बार जिम्मेदारी ली है ये वाली वो तस्वीरें कुलबीर सिद्धू ने, लेकिन कल हमले का कोई रीजन नहीं दिया गया, अभी साफ रीजन नहीं है कि हमला क्यों हुआ, किस लिए हुआ। यानी कपिल शर्मा के खिलाफ फायरिंग की तीनों घटनाएं, तीनों में अलग अलग रीजंस और अलग अलग कारण, कभी खालिस्तानी आतंकी, कभी गैंगस्टर्स फायरिंग, कभी कुलदीप बिश्नोई गैंग, अब ये लेटेस्ट। कॉमेडियन की जिंदगी में एक के बाद एक नए विलन की एंट्री हो रही है। कपिल की जिंदगी सस्पेंस और थ्रिल से भर गई है। लेकिन साहब हर बार कनाडा ही क्यों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कनाडा हर बार क्यों? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग तो साहब वसूली के लिए मुंबई में ही कई कारोबारियों को धमकी दे चुका है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर, याद है, सलमान खान से नजदीकियों का हवाला देकर बाबा सिद्दीकी, मुंबई में ही पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी की हत्या हो चुकी है। तब भी वजह दी गई थी सलमान खान से करीबी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग दावा कर चुका है कि मुंबई से लेकर मियामी तक उसके शार्प शूटर्स फैले हुए हैं। ये बाबा सिद्दीकी वाला प्रकरण कोई कैसे भूल सकता है, बहुत ही दुखद हत्या हुई थी, मौत हुई थी इनकी। अब ये माना जा रहा है कि कपिल एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इसलिए देश दुनिया में कई गैंगस्टर्स उनसे वसूली की कोशिश में हो सकते हैं। रीजन अलग अलग हो सकता है, हमें नहीं पता कि वाकई वसूली भी रीजन है या नहीं है, या सलमान खान की वजह से, या उनके कुछ और कंट्रोवर्सीज की वजह से, या निहंग वाला जो मैंने आपको बताया। जिस पैटर्न पर उनके खिलाफ हमले हो रहे हैं ना, उसी पैटर्न पर पंजाब में कई कलाकारों से प्रोटेक्शन मनी के नाम पर करोड़ों वसूले जा चुके हैं। ये भी एक रीजन हो सकता है, थ्योरी है। अच्छा, ये भी माना जा रहा है साहब कि गैंगस्टर्स कपिल शर्मा को टारगेट करके बॉलीवुड में वैसे ही डर बनाना चाहते हैं जैसा डर डी गैंग दाऊद का था 90-90s। हालांकि इन हमलों को लेकर कपिल शर्मा कह चुके हैं कि वो हिंसा से डरने वाले नहीं हैं। इस बार नहीं, पहले वाले जो अटैक हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि वो हिंसा से डरने वाले नहीं हैं। दूसरी ओर कनाडा में कपिल शर्मा के खिलाफ हुई गोलीबारी के बाद कनाडा से लेकर मुंबई तक उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल सुबह 4 हुई गोलीबारी की इस घटना पर चश्मदीदों का क्या कहना है, वो बहुत जरूरी है। कह रहे हैं ऐसा लगता है कि गोलियां चलाने वालों का मकसद सिर्फ डराना था। ये भी हो सकता है। सुन लीजिए, आप खुद तय करिएगा, सुनिए। ਫਰੋਤੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੋ। ਇੱਕ ਹੀ ਵੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਫੂਕੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ। ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਹਫ਼ਤਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫੇਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बिहार चुनाव में फेक वीडियो की एंट्री कैसे हुई। के मेनन के बाद मनोज वाजपेयी क्यों भड़क गए। मनोज वाजपेयी का फेक न्यूज, उनका फेक वीडियो किसने यूज किया, क्या, कैसे, बात अब इसकी। के मेनन ने कांग्रेस पार्टी को फटकार लगाई कि क्लिप चोरी मत करो। अब मनोज वाजपेयी ने आरजेडी को फटकार लगाई है कि मेरी वीडियो, मेरी क्लिप चोरी मत करो। ये दरअसल खानदानी चोर है ये पार्टी। हाथ से निकला बिहार इसलिए दुष्प्रचार, सीधा सा सवाल। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के वक्त चुनाव आयोग ने क्या कहा था, याद करिए। आशंका जताई थी कि फेक न्यूज से बचें, दुष्प्रचार से बचें, चुनाव को प्रभावित करने के लिए फर्जी तरीके से वीडियो, फर्जी तस्वीरों का इस्तेमाल हो सकता है, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, फर्जी वीडियो का इस्तेमाल हो सकता है। चुनाव आयोग की ये आशंका पहली बार तब साबित हुई थी जब आपको याद है कांग्रेस ने अभिनेता के मेनन का एक वीडियो उनकी मर्जी के बिना एडिट करके इस्तेमाल किया था। तब के मेनन साहब बहुत भड़क गए थे कि क्या है ये, वो क्लैरिफाई कर रहे थे कि मेरी सीरीज का कोई क्लिप उठाकर डाल दिया। अब मनोज वाजपेयी का एक वीडियो इस्तेमाल किया गया जिसका, अच्छा ये डीप फेक वीडियो जिसका फायदा सिर्फ आरजेडी या अलायंस को मिलता, महागठबंधन इंडिया अलायंस को मिलता। ये डीप फेक वीडियो मनोज वाजपेयी, उनको सामने आना पड़ा। मनोज वाजपेयी का ये फर्जी वीडियो तेजस्वी यादव के एक पैरोडी नकली अकाउंट से पोस्ट किया गया था। सवाल उठे किसको फायदा पहुंचाने के लिए, मनोज वाजपेयी प्रचार किसके लिए कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। वो फायदा तो इंडिया अलायंस को पहुंचाने के लिए था। पैरोडी अकाउंट
इस अकाउंट पर 88,000 फॉलोअर्स हैं। 88,000 तेजस्वी यादव के नाम से इस पैरोडी अकाउंट को चलाने वाले आरजेडी के घनघोर समर्थक बताए जाते हैं। मनोज वाजपेयी का डीप फेक वीडियो इस्तेमाल करके बिहार चुनाव में माहौल बनाने चले थे कि देखो मनोज वाजपेयी जी भी इंडिया अलायंस के साथ हैं, तेजस्वी जी के साथ हैं। इससे तेजस्वी यादव के समर्थक और विपक्ष के खिलाफ कई पोस्ट किए गए, कई पोस्ट। इस अकाउंट से एडिट किए गए फर्जी वीडियो में मनोज वाजपेयी को तेजस्वी यादव के समर्थन में साहब प्रचार करते हुए दिखा दिया गया। प्रचार करते हुए कि मनोज वाजपेयी राजनीति के मैदान में उतर चुके हैं, वो प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जब मनोज वाजपेयी को यह फर्जी वायरल वीडियो का पता लगा, उन्होंने क्लैरिफाई किया मेरा कोई लेना देना नहीं है। सफाई देते हुए कहा कि उनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, यह फर्जी है, यह डीप फेक वीडियो है। उनके एड की शूटिंग की फुटेज को गलत तरीके से बिना जानकारी के इस्तेमाल किया गया। मनोज वाजपेयी ने क्या लिखा? सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, उन्होंने लिखा कि मैं सार्वजनिक रूप से बताना चाहता हूं, मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध या निष्ठा नहीं है। वायरल किया जा रहा वीडियो प्राइम वीडियो के लिए मेरे द्वारा किए गए एक विज्ञापन का नकली एडिटेड वर्जन है, संपादित संस्करण, एडिटेड वर्जन। मैं इसे साझा करने वाले सभी लोगों से ईमानदारी से अपील करता हूं, वो ऐसी विकृत सामग्री का प्रचार प्रसार बंद करें। यहां तो पकड़े गए, सोचिए इससे पहले के मेनन साहब कभी ऐसा ही चला दिया था, तब कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगे थे। यहां पर अब तेजस्वी के समर्थकों पर आरोप लग रहे हैं, तेजस्वी का पैरोडी अकाउंट और वो सारी चीजें। वो कह रहे हैं मैं आग्रह करता हूं साहब कि वो ना भ्रामक सामग्री से ना इस तरह की फैलाएं और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित ना करें। मनोज वाजपेयी को लिखना पड़ रहा है। ये बिहार में मनोज वाजपेयी ने इस पोस्ट के बाद तेजस्वी यादव के पैरोडी अकाउंट से अब ये वीडियो डिलीट हो गया। ये अगर वीडियो डिलीट हो गया है, अब इसी को लेकर बीजेपी ने सवाल पूछा कि क्या इंडी गठबंधन ने चुनाव की असलियत उनको समझ आ गई है? देखिए यार, इसलिए इस दुष्प्रचार, इसलिए फर्जी वीडियो के सहारे चुनाव जीतना चाहती है कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी यादव। अच्छा, ये सीरियस क्यों है? पहली बार नहीं, इसलिए सीरियस है। आपको याद है ये 11 अगस्त को, अभी कुछ एक आध महीना पहले, कांग्रेस पार्टी पर इस तरह के आरोप लगे थे, जब उन्होंने तो अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से के मेनन, ये वो वीडियो भी था, हाँ वो भी है, के मेनन का एक वीडियो पोस्ट किया था कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल हैंडल से। वीडियो में के मेनन को राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान का समर्थन करते हुए उस तरह से दिखाया गया, जिसमें वो सीरीज है ना स्पेशल ऑप्स वाले, हिम्मत सिंह के किरदार में नजर आ रहे थे, वो सपोर्ट करते हुए, वोट चोरी कैंपेन को प्रमोट करते हुए। आपको जानकर हैरानगी होगी, 24 घंटे के अंदर अंदर इस फेक वीडियो को 70 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया। अब आप हटा दीजिए, कह दीजिए हमारा कोई इंटेंशन नहीं थी, ये है वो है, मैसेजिंग कर दी। पहले के मेनन, अब मनोज वाजपेयी। ये वीडियो के मेनन के पास तक पहुंच गया, जिसके बाद के मेनन ने खुद सोशल मीडिया पर सफाई दी। मनोज वाजपेयी की तरह उन्होंने भी सफाई दी। कांग्रेस पार्टी ने उनसे बिना पूछे, उन्हें बिना कोई जानकारी दिए उनके स्पेशल ऑप्स के वीडियो को मिसयूज किया। इसलिए अब बीजेपी को यह आरोप लगाने का मौका क्यों नहीं मिलेगा साहब कि इंडिया अलायंस एक फर्जी समाचार बेचने वाला क्लिप कटुआ गठबंधन बन चुका है। सुनिए। के मेनन ने कांग्रेस पार्टी को फटकार लगाई कि क्लिप चोरी मत करो। अब मनोज वाजपेयी ने आरजेडी को फटकार लगाई है कि मेरी वीडियो, मेरी क्लिप चोरी मत करो। ये दरअसल खानदानी चोर है ये पार्टियां। ये आरोप लग रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से ओसामा को जो टिकट दी गई है, ओसामा कौन? नहीं, वो शहाबुद्दीन जी के सुपुत्र, जो शहाबुद्दीन, उसके सुपुत्र को टिकट देने को लेकर बड़ी खबर यह है, इस मामले को गृह मंत्री अमित शाह ने उठा दिया है। बहुत बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह ने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने पर आरजेडी पर तीखा हमला बोल दिया है। अमित शाह ने कहा कि एनडीए की जंग लालू के जंगल राज के खिलाफ है। अमित शाह ने बिहार के लोगों से पूछा कि क्या बिहार के सबसे खतरनाक, सबसे खूंखार गैंगस्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे को, ओसामा को टिकट देने से बिहार सेफ होगा? अमित शाह ने आरोप लगाया कि आरजेडी ने जंगल राज के विलन के तौर पर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की एंट्री करवाई है। यह मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है, लेकिन
टिकट क्यों दी गई है यह भी बताया आरजेडी ने, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात अभी सीख करेंगे। पहली बार वोट करने के लिए जाने वाले हैं, उनको जरा जंगल राज पार्ट 2 से सावधान करना चाहता हूं। साबुद्दीन जी अमर रहे, साबुद्दीन जी अमर रहे। तेजस्वी यादव और लालू यादव ही ने तो इस राज्य में क्राइम और करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया। जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त सरकार जो है, हम लोग जो है देने का काम करेंगे। देखिए, बिहार में अभिनेताओं के फर्जी वीडियो के अलावा ना बड़ी खबर है, आपराधिक बैकग्राउंड से जुड़े लोगों को टिकट देने पर बवाल मचा हुआ है। ओसामा शहाबुद्दीन का बेटा, टिकट आरजेडी ने दे दी, बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। ये वो तस्वीर आई थी। आपराधिक बैकग्राउंड से जुड़े एक ऐसे ही उम्मीदवार ओसामा को टिकट दे दिया जिनके पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन को बिहार के जंगल राज का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है। शहाबुद्दीन अपने विरोधियों को जहर डालकर जिंदा जला देने वाला कोर्ट द्वारा दोषी अपराधी शहाबुद्दीन, गैंगस्टर, सबसे बड़ा खलनायक, उसके बेटे को टिकट दे दी आरजेडी ने। दे दी टिकट। बीजेपी जेडीयू कह रही है कि आरजेडी ने साबित कर दिया कि जंगल राज ही उनका असली डीएनए है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि एनडीए की जंग लालू के जंगल राज के खिलाफ है। अमित शाह ने बिहार के लोगों से पूछ लिया, साहब क्या बिहार के सबसे खतरनाक गैंगस्टर शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने से बिहार सेफ हो जाएगा? उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी ने जंगल राज के विलन के तौर पर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की एंट्री करवाई है। बीच में लालू प्रसाद यादव, उस तरफ जो है वो शहाबुद्दीन का बेटा, जिनको टिकट दी गई है। अमित शाह ने इस पूरे मुद्दे को लेकर कहा कि ये लड़ाई जो है वो जंगल राज से है। अब देखिए, बीजेपी ओसामा को आरजेडी के जंगल राज का चेहरा बता रही है, जंगल राज का चेहरा, क्योंकि ओसामा के पर भी कई आरोप हैं। ऐसा नहीं है पिता ने कोई गलती की तो पुत्र का क्या गुनाह, यही बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन खुद ओसामा पर भी कई क्रिमिनल केस चल रहे हैं। वो 2 बड़े आपराधिक मामलों में बेल पर है, बेल पर 3 महीने जेल रह चुके हैं साहब। ये इनका बायोडाटा, दोषी नहीं है, ये बात ठीक है, आरोप है, ट्रायल है, 2 मामलों में 3 महीने जेल, 2 आपराधिक मामलों में बेल पर। लेकिन आरजेडी के लिए ओसामा की तरफ से क्या कहा गया, वो ओसामा के लिए क्या कहा गया कि जो टिकट दी जाती है, वो कह रहे हैं वो जन सेवक है। टिकट क्यों दी गई है? क्योंकि वो विकासवादी है, लोकप्रिय है। जनसेवक, विकासवादी, लोकप्रिय है। यहां तक कि इलाके में उससे बेहतर उम्मीदवार नहीं है। आरजेडी के मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव से बेहतर, वो कह रहे हैं कोई बेहतर उम्मीदवार ही नहीं मिला, वो जनसेवक है, लोकप्रिय है। अच्छा, आप कहेंगे ये बातें हमको कहां से पता लगी? आरजेडी ने टिकट क्यों दिया, उसकी रीजनिंग हमारे पास कैसे है? ये बातें आरजेडी के फॉर्म C7 में लिखी गई है, ध्यान से सुनिएगा। फॉर्म C7, आरजेडी के इस फॉर्म की एक कॉपी न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव है। अब होता यह, इस फॉर्म के जरिए कोई भी पार्टी ये बताती है कि उसने अमुक व्यक्ति को टिकट क्यों दी, उसको उम्मीदवार क्यों बनाया। इस फॉर्म C7 को सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अखबारों, मीडिया आउटलेट, सोशल मीडिया और पार्टी को वेबसाइट में पब्लिश करना होता है। समाज सेवी है वो, उससे बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं था। शहाबुद्दीन का बेटा, अपने फॉर्म C7 में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट देने का जो कारण बताया, उसमें क्या कहा गया है? शहाबुद्दीन, अब मैं एग्जैक्ट कोट एंड कोट बताता हूं। शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है, वो अपने क्षेत्र के विकास और कल्याण के लिए बहुत सक्रिय है, उसकी शैक्षिक योग्यता मैट्रिक पास है। यह भी कहा गया कि पार्टी में कोई भी अन्य उम्मीदवार उनसे बेहतर नहीं है, उसके जीतने की संभावना है अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा। ये वाली बात सही हो सकती है, मतलब विनेबिलिटी देखी जाती है, विनेबिलिटी, शायद ये वजह हो सकती है। यहां अपराधियों के सुपुत्र को टिकट यहां दी जा रही है, उधर अपराध की कैसे जाति ढूंढी जा रही है। अब बात इसकी करेंगे। स्वर्गीय हरिओम जी की हत्या हुई, सामूहिक हत्या हुई और उसमें 21 लोग नामजद हुए और लगभग सारे लोगों की गिरफ्तारी इसमें की गई है।
राहुल गांधी से बातचीत हुई, जो समस्या हमने बताया तो वो आश्वासन दे दिया। सरकार हमने बता भी दिया कि सरकार हमारे साथ है, सरकार सारी कार्रवाई कर रही है। क्राइम परिवार ने नहीं किया, मतलब क्राइम इनके खिलाफ किया गया और ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी घर में बंद कर रखा है, डरा। साहब मुझे ना कोई कहने में हिचकिचाहट नहीं है, अपराध की ये घटना को अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए ना कैसे जातीय रंग दिया जाता है ना, ये कोई राहुल गांधी से सीखे। आपको याद है 2 अक्टूबर, अगर याद हो 2 अक्टूबर क्या हुआ था, हरिओम हत्याकांड याद कीजिए। हरिओम वाल्मीकि नाम के एक युवक को भीड़ ने चोर समझकर मार डाला था, लिंचिंग। यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया था, यूपी पुलिस ने एनकाउंटर तक कर दिया था आरोपी का, एनकाउंटर किया, गिरफ्तार किया, 14 को गिरफ्तार किया, एक को पैर में गोली मारी, सबको जेल भेज दिया, इनाम घोषित कर दिया, जो फरार है उनको पकड़ के लाओ, इनाम मिलेगा, 14 को जेल। लगातार दबिश दी जा रही है, हत्या, दंगा फैलाने गंभीर मामलों में केस दर्ज किए गए हैं, एनएसए गैंगस्टर वाली धाराएं भी लगाने की तैयारी हो रही है, परिवार को आर्थिक मदद दे दी गई है, परिवार के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी, एनकाउंटर, गिरफ्तारी, 14 की गिरफ्तारी, जेल, परिवार को आर्थिक मदद, सब अपराध की घटना। मतलब योगी सरकार, पुलिस फुल एक्शन मोड में, अपराधी पाताल में भी छिपे हो ना, वहां से भी ढूंढकर पुलिस इंसाफ कर रही है। लेकिन सब सियासत जो ना कराए सो कम। घटना के ना 15 दिन बाद अपराध की इस घटना को जातीय रंग देने के इरादे से राहुल गांधी जी आज उस परिवार से मिलने पहुंचे जो पहले से सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है। वो परिवार कह रहा है राजनीति मत करिए। ये वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, यूपी के फतेहपुर की है। राहुल गांधी आज उस युवक के परिवार से मिलने पहुंचे जिसकी हत्या मॉब लिंचिंग में कर दी गई। राहुल गांधी हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की। यूपी सरकार पर उन्होंने दलित परिवार से मिलने के रोकने का आरोप लगाया। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने परिवार से 15-20 मिनट तक मुलाकात की, आरोप लगाया यूपी सरकार ने पीड़ित परिवार को बंधक बना रखा है। अब देखिए फतेहपुर में राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर तक लगे दीवारों पर। राहुल गांधी पर दलित के नाम पर राजनीति करने का आरोप, ये पोस्टर लगाया गया, दलित के नाम पर राजनीति ना करें। मृतक हरिओम के भाई ने राहुल गांधी के दौरे से पहले एक वीडियो संदेश जारी किया और कहा कि साहब वो सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। राहुल गांधी अन्य कोई नेतागण मेरे यहां राजनीति करने ना आए। बीजेपी ने भी राहुल गांधी के फतेहपुर पहुंचने पर सवाल उठाए, पीड़ित परिवार का मजाक उड़ाना बताया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी पीड़ित परिवार के साथ फोटो सेशन कराने गए थे, फोटो सेशन कराने। यहां कार्रवाई हुई, एनकाउंटर हुआ, 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेल में ठूसा गया, आर्थिक मदद दी गई। यहां जातीय रंग सुनिए। मैं यहां आया हूं, क्राइम परिवार ने नहीं किया, मतलब क्राइम इनके खिलाफ किया गया और ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी घर में बंद कर रखा है, डरा रहे हैं और इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही है क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा है। उन्होंने उस पीड़ित परिवार का मजाक बनाने का काम किया है, जिसकी पीड़ा को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। कई लोगों को जेल भेज चुकी है, उनकी हर प्रकार से सहायता कर रही है। श्री राहुल गांधी जी देश का माहौल भी खराब करना चाहते हैं। वोट की घटिया राजनीति के लिए वो लगातार जो घिनौना आचरण कर रहे हैं, जो फर्जी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जो वह फोटो सेशन कराने के लिए, पीड़ित की पीड़ा दूर से कोई लेना देना नहीं, घड़ियाली आंसू बहाने के लिए वो वहां पर गए हैं। क्या 2 लाख पार होगा क्या सोना साहब? गोल्ड रेट जिस तरह से बढ़ रहे हैं, क्या 2 लाख पार होने वाला है सोना? पिछले साल धनतेरस पर 10 ग्राम सोने की कीमत 78,000 रुपए थी, 78,000। आज धनतेरस के मौके पर 10 ग्राम सोने की कीमत 1,30,000 रुपए से ज्यादा है, मतलब 66% से ज्यादा की बढ़ोतरी, 66। एक साल में सोने की कीमतें 2 गुना
बढ़ गई इस तरीके से। अब गोल्ड रेट बढ़ने की ये रफ्तार रही तो इस हिसाब से तो धनतेरस 2026 66% कीमतें बढ़ गई, तो 10 ग्राम सोने की कीमत 2 लाख पार। देखिए वैसे तो सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हमेशा से होती रही है, लेकिन इतनी तेजी से बढ़ोतरी शायद ही कभी हुई है। आंकड़े बताते हैं पिछले 5 सालों में सोने की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई वैसी तेजी शायद भारत में पहले नहीं दिखी। 21 में सोना 49,000 प्रति 10 ग्राम, बढ़ते बढ़ते 2024 में 73, और अब सिर्फ 4 साल में सोने की कीमत में बढ़ोतरी जो हुई है उसके बाद अब 1.25 लाख पार पहुंच चुका है सोना 10 ग्राम।